बीए पार्ट थर्ड के सेकंड पेपर लोक प्रशासन विषय में सेकंड पेपर भारत में स्थानीय प्रशासन का अध्ययन हम कर रहे हैं और भारत का स्थानीय प्रशासन को समझते हुए हम 74वें संविधान संशोधन का जिक्र कर रहे हैं। मैं डॉक्टर देवकांता शर्मा माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय में लोक प्रशासन के एसोसिएट प्रोफेसर। 74वें संविधान संशोधन की विशेषताओं का जिक्र हम कर रहे थे और हम 74वें संविधान संशोधन की कुछ विशेषताओं के बारे में विस्तार से चर्चा कर चुके थे। आज हम इसी विशेषताओं को आगे बढ़ाते हुए 74वें संविधान संशोधन की और विशेषताओं को समझते हैं, जिनमें अगली विशेषता हम जिसका जिक्र करेंगे कि 74वें संविधान संशोधन ने नगरीय स्थानीय संस्थाओं के कार्यकाल को सुनिश्चित कर दिया। 74वें संविधान संशोधन के पहले भी नगरीय स्थानीय संस्थाओं का कार्यकाल निश्चित था और ये कार्यकाल 5 वर्ष का था, लेकिन ऐसा होता था कई बार कि राज्यों पर निर्भर करता था कि राज्य सरकारें एक बार स्थानीय संस्थाओं को यदि भंग कर देती थी तो सालों तक उनके निर्वाचन नहीं करवाती थी और स्थानीय संस्थाएं लंबे समय तक स्थगित रहती थी, उनका गठन नहीं हो पाता था। लेकिन 74वें संविधान संशोधन में बिल्कुल स्पष्ट रूप से कर दिया कि पूरे देश में नगरीय संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। यहाँ ध्यान दीजिए कि 74वें संविधान संशोधन ने पूरे देश में एकरूपता लाते हुए संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया। अब इन संस्थाओं का कार्यकाल राज्य सरकारों पर निर्भर नहीं है, राज्य सरकारें तय नहीं करेगी, संविधान ने तय कर दिया है। संविधान में उल्लेखित हो गया है कि नगरीय स्थानीय संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष होगा और ये 5 वर्ष संस्था की प्रथम बैठक से प्रारंभ होगा। नगरीय स्थानीय संस्था का निर्वाचन हुआ, गठन हुआ, शपथ हो गई, फिर जो पहली बैठक होगी उस पहली बैठक से 5 वर्ष काउंट होंगे और 5 वर्ष से ज्यादा किसी भी स्थिति में इसके कार्यकाल को नहीं बढ़ाया जाएगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि किसी कारण से नगरीय संस्था को 5 वर्ष से पूर्व भंग कर दिया जाए। 5 वर्ष से ज्यादा कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा, इस पे ध्यान दीजिए। लेकिन किसी कारण से राज्य सरकार नगरीय संस्था को 5 वर्ष के पहले भंग कर सकती है। तो अगर ऐसा हो जाता है कि 5 वर्ष से पहले नगरीय संस्था को भंग कर दिया गया तो उसके विघटन की तारीख से 6 माह पूरा होने के पहले पहले इनका निर्वाचन करवाना अनिवार्य होगा। 74वें संविधान संशोधन के पहले भारत में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, आप पढ़िए किताबों में, जहां राज्य सरकार ने नगरीय संस्था को भंग किया, नगरीय संस्था को भंग करके 6 महीने के अंतर्गत चुनाव करवाना अनिवार्य होते हुए भी चुनाव नहीं करवाए गए। लेकिन अभी संवैधानिक प्रावधान है, अब 6 माह की अवधि पूर्ण होने से पूर्व निर्वाचन करवाया जाना अनिवार्य है। एक बहुत खास बात है कि अब नगरीय स्थानीय संस्थाओं के कार्यकाल बिल्कुल निश्चित हो गया है और राज्य सरकार का हस्तक्षेप इसमें कार्यकाल की अवधि में हस्तक्षेप समाप्त हो गया है। नगरीय स्थानीय संस्थाओं की विशेषताओं में एक विशेषता है कि 74वें संविधान संशोधन की विशेषताओं में नगरीय स्थानीय संस्थाओं की विशेषताएं की जिक्र नहीं कर रहे हैं हम। 74वें संविधान संशोधन की विशेषताओं में एक विशेषता और जुड़ जाती है कि नगर निकायों की शक्तियां व दायित्वों का उल्लेख 74वें संविधान संशोधन में किया गया है। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में नगरीय संस्थाओं के कार्यों की सूची है। लिखा हुआ है कि नगरीय संस्थाएं क्या क्या कार्य करेंगे और राज्य विधानमंडल भी कानून बनाकर नगरीय संस्थाओं को कार्य सौंप सकते हैं। यहाँ हम 2 बातों का जिक्र कर रहे हैं। पहली बात ये कि संविधान की 12वीं अनुसूची में नगरीय संस्थाओं के कार्यों की सूची है। जब हम नगरीय संस्थाओं को अलग से पढ़ेंगे कि नगर परिषद के कार्य क्या है, नगर पालिका के कार्य क्या हैं, तो वहां हम उन कार्यों का जिक्र करेंगे और सामान्य रूप से हम पिछले वीडियोज में नगरीय संस्थाओं के कार्यों को समझ चुके हैं सामान्य रूप से। तो जो 12वीं अनुसूची में कार्य है वो तो हैं, लेकिन अगर
स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को ऐसा महसूस होता है कि इस नगरीय संस्था को कुछ विशेष प्रकार के कार्य भी करने चाहिए, तो राज्य विधानमंडल यानी राज्य के व्यवस्थापिका कानून बनाकर नगरीय संस्थाओं को विशेष कार्य भी सौंप सकते हैं। इस प्रकार का उल्लेख भी 74वें संविधान संशोधन में किया गया है। 74वें संविधान संशोधन की विशेषताओं में अगली विशेषता है कि नगरीय संस्थाओं को करारोपण की शक्तियां प्रदान की गई है। जब कभी भी करारोपण की बात आती है, हम बार बार ये बात कहते हैं कि वित्त के बिना प्रशासन नहीं चल सकता। तो नगरीय संस्थाओं के आय के स्रोत क्या हों? ये आय के स्रोत है कि वो कर लगा सकते हैं, जुर्माना लगा सकते हैं, फीस वसूल कर सकते हैं और राज्य सरकारों से अनुदान ले सकते हैं। तो 74वां संविधान संशोधन नगरीय संस्था के लिए एक पृथक कोष की बात करता है। 74वें संविधान संशोधन में उल्लेखित है कि प्रत्येक नगरीय संस्था का एक पृथक कोष होगा और इस पृथक कोष में कर, फीस, जुर्माना आदि जमा कराया जाएगा। सरकार इन संस्थाओं को कर लगाने का अधिकार सौंपेगी। किन किन विषयों पर कर लगाया जाएगा, इसका स्पष्ट उल्लेख है। तो जिन विषयों पर कर लगाने का अधिकार, चुंगी लगाने का अधिकार या जुर्माना लगाने का अधिकार या किन्हीं सेवाओं पर जो सेवा प्रदान की जा रही है उन पर फीस वसूल करने का अधिकार स्थानीय संस्थाओं को है, इन पैसों को स्थानीय संस्थाओं के लिए, नगरीय संस्थाओं के लिए बने हुए कोष में जमा किया जाएगा। राज्य सरकार इस पर अतिक्रमण नहीं करेगी और राज्य सरकार इन संस्थाओं को हक देगी कि वो अपना धन, अपना वित्त एकत्रित कर सके करों के माध्यम से और इस कोष में जमा कर सके। तो नगरीय संस्थाएं की शक्तियां और दायित्वों का उल्लेख 74वें संविधान संशोधन में है और नगरीय संस्थाओं को करारोपण की शक्तियां भी 74वें संविधान संशोधन में दी गई है। एक बहुत विशेष बात जिसको हम अच्छे से समझेंगे वो ये है कि 74वें संविधान संशोधन ने राज्य वित्त आयोग की बात की। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा केंद्र के वित्त आयोग की तरह राज्य में भी वित्त आयोग के गठन की बात की गई और इसके लिए अनुच्छेद 243 में इसका उल्लेख किया गया। भारत में केंद्र में वित्त आयोग है। सेकेंड ईयर में जब आप प्रशासनिक संस्थाएं पढ़ रहे थे तो प्रशासनिक संस्थाओं में वित्त आयोग के बारे में आपने पढ़ा कि वित्त आयोग का संगठन क्या है और वित्त आयोग के कार्य क्या है। भारतीय संविधान में वित्त आयोग का जिक्र किया गया है, लेकिन वह वित्त आयोग केंद्रीय स्तर पर कार्य करता है, पूरे देश के लिए कार्य करता है। अब प्रत्येक राज्य के लिए एक पृथक वित्त आयोग की बात कही जा रही है और यह वित्त आयोग का उल्लेख 74वें संविधान संशोधन में किए गया और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में इसका उल्लेख किया गया, इसका प्रावधान रखा गया। राज्य वित्त आयोग नगरीय संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा। जो राज्यों में वित्त आयोग होगा वह ये देखेगा कि एक नगरीय संस्था के पास कितना धन है, इसके पास करों से प्राप्त आय कितनी है और आवश्यकताएं क्या हैं, जिन योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है या नगरीय संस्थाओं के द्वारा जिस दायित्व का निर्वहन किया जा रहा है, क्या इतने वित्तीय प्रावधान उपलब्ध हैं कि वह अपने दायित्वों का निष्पादन कर सके। वित्तीय अगर वित्त नहीं है, पैसा नहीं है, कोष है, कोष में पैसा नहीं है, तो नगरीय संस्थाएं अपने दायित्वों का ठीक ढंग से निष्पादन नहीं कर सकेगी। तो क्या स्थिति है, वित्तीय स्थिति क्या है, इसकी समीक्षा वित्त आयोग के द्वारा की जाएगी। इसके अतिरिक्त यह जो राज्य वित्त आयोग है, यह राज्य वित्त आयोग करों से प्राप्त आय का राज्य व नगरीय संस्था में वितरण की सिफारिश करेगा। वित्त आयोग देखेगा कि राज्य में करों से प्राप्त कितनी आय है। जब राज्य में करों से आय प्राप्त की जा रही है तो कर वहां भी लगाए जा रहे हैं जो नगरीय संस्थाओं के क्षेत्र में आ रहा है। तो नगरीय संस्थाओं के क्षेत्र में भी कर लगाए जा रहे हैं और वह कर राजकोष में जा रहे हैं। तो राज्यपाल को राज्य वित्त आयोग सिफारिश करेगा कि जो करों से प्राप्त आय है
उसमें कितना धन राज्य सरकार के पास रहेगा और कितना धन नगरीय संस्था के पास रहेगा। इसके अतिरिक्त राज्य की जो संचित निधि है, उस संचित निधि से कितना अनुदान नगरीय संस्थाओं को दिया जाएगा, यह सुझाव देना भी वित्त आयोग का कार्य है। तो राज्य वित्त आयोग करों से प्राप्त आय के वितरण के बारे में बात करेगा, सुझाव देगा। राज्य की संचित निधि से कितना अनुदान नगरीय संस्थाओं को मिलना चाहिए, इसकी सिफारिश करेगा। वित्त आयोग की रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत की जाती है और राज्यपाल फिर उस वित्त आयोग की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लेते हैं, यानी कि सरकार निर्णय लेती है। इस बात को आप यूं कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है। 74वें संविधान संशोधन में राज्य वित्त आयोग के गठन की बात कही गई, साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भी किया जाएगा। 74वें संविधान संशोधन से पूर्व चुनाव का कार्य निर्वाचन आयोग करता था। केंद्रीय निर्वाचन आयोग एक निर्वाचन आयोग होता था और 74वें संविधान संशोधन में पहली बार पृथक से राज्यों के लिए निर्वाचन आयोग का जिक्र किया गया कि राज्यों के लिए एक निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा। ये जो राज्यों का निर्वाचन आयोग है, वह चुनाव से पूर्व, नगरीय संस्थाओं के चुनाव से पूर्व मतदाता सूचियों को तैयार करेगा, मतदाता सूचियों की समीक्षा करेगा, कौन से नए नाम जोड़ने हैं, कौन से नाम है जिनको हटाना है, किसी मतदाता की मृत्यु हो गई है या मतदाता ने स्थान परिवर्तित कर लिया है, तो अपडेट करना मतदाता सूचियों को। और जो नगरीय क्षेत्र है, उस क्षेत्र को वार्ड्स में विभाजित करना, ताकि एक वार्ड का प्रतिनिधि पार्षद है, उसका चुनाव हो सके, तो वार्ड में उसको मतदान क्षेत्र में विभाजित करना निर्वाचन आयोग का कार्य है। निर्वाचन की तारीखें तय करना, मतदान का दिन तय करना और उस दिन मतदान के लिए सारी व्यवस्था करना निर्वाचन आयोग का कार्य है। तो राज्य निर्वाचन आयोग 74वें संविधान संशोधन की खास विशेषता है। जैसे राज्य वित्त आयोग था, राज्य वित्त आयोग का जिक्र 74वें संविधान संशोधन में किया और राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के बाद भी 74वें संविधान संशोधन में की गई। राज्य वित्त आयोग के अतिरिक्त जिला योजना समिति का गठन किया जाए, यह बात भी 74वें संविधान संशोधन में की गई। यह समिति जिले के ग्रामीण व नगरीय संस्थाओं द्वारा निर्मित योजनाओं में समन्वय करने के लिए राज्य स्तर पर कार्य करती है। अर्थात जो जिला योजना समिति है, ये जिला योजना समिति एक तरह से समन्वयकारी कार्य करती है। ग्रामीण स्तर के विकास के लिए जो योजनाएं बन गई है और नगरीय संस्थाओं के द्वारा नगर के विकास के लिए जो योजनाएं बनाई जा रही है, इनमें समन्वय हो और इनमें समन्वय करने के लिए राज्य स्तर पर इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करना जिला योजना समिति का कार्य है। जिला योजना समिति का गठन राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। 74वां संविधान संशोधन इस बात का उल्लेख करता है। जिला योजना समिति का गठन जिला स्तर पर होगा। जैसे राजस्थान में जितने जिले हैं, तो प्रत्येक जिले की एक जिला योजना समिति होगी। इसी प्रकार महानगरों के लिए नियोजन समिति होगी। जिला स्तर पर एक नियोजन समिति है और महानगरों के लिए भी नियोजन समिति है। ये समिति जो महानगरों के लिए बनी हुई है, ये समिति महानगर के लिए योजना बनाकर क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। आप जानते हैं और आपको जानना चाहिए कि महानगरों की समस्याएं अलग प्रकार की होती है। जैसे प्रदूषण की समस्या, सामान्यतः गांवों में प्रदूषण की समस्या नहीं होती, महानगरों में प्रदूषण की समस्या है, यातायात की समस्या है, हाईवे की समस्या, मेट्रो चलने लग गई है तो उसकी बात है। तो किस प्रकार एक महानगर को संतुलित ढंग से, कम समस्याओं के साथ, ज्यादा गुणवत्तापूर्ण व्यवस्थाओं के साथ चलाया जा सकता है वहां के प्रशासन को, इस बात के लिए नियोजन समिति अपनी राय देगी, योजनाएं बनाएगी। तो राज्य सरकार के द्वारा महानगरों के लिए अलग से नियोजन समिति बनाई जाती है। जैसे कि जोधपुर, राजस्थान में जोधपुर है, जयपुर है। तो इन महानगरों के लिए जो ये नियोजन समिति है, पहली बात ये योजना बना रही है, महानगरों के लिए योजना बना रही है। और योजना बनाने के लिए योजना किन संसाधनों की आवश्यकता है, इस बात का ध्यान भी इस नियोजन समिति के द्वारा
रखा जाता है? क्या संसाधन उपलब्ध है? संसाधनों की व्यवस्था कितनी होगी? कितना व्यय आएगा? जो व्यय आएगा उसका धन कहाँ से एकत्रित होगा? इन सब बातों के लिए नियोजन समिति उत्तरदायी है। साथ ही जब योजना बनकर तैयार हो गई तो इन योजनाओं को किस प्रकार क्रियान्वित किया जाएगा ताकि योजना बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति हो सके, यह भी नियोजन समिति देखती है। तो महानगरों के लिए नियोजन समिति है वह योजना बनाने और योजना को क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी है। तो राज्य निर्वाचन आयोग का गठन, जिला योजना समिति का गठन और महानगरों के लिए नियोजन समिति बनाना, ये भी विशेष बातें हैं जो कि 74वें संविधान संशोधन में उल्लेखित है। तो इस प्रकार 74वें संविधान संशोधन की विशेषताएं पूर्ण होती हैं और ये 74वां संविधान संशोधन परीक्षा की दृष्टि से, सामान्य ज्ञान की दृष्टि से, हमारे आसपास नगरीय प्रशासन को समझने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप 74वें संविधान संशोधन को और विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे, पुस्तकों के माध्यम से या अन्य संदर्भ ग्रंथों के जो भी आपके पास उपलब्ध होते हैं उनके माध्यम से। फिर भी आपको किसी भी बात को लेकर, किसी बिंदु को लेकर समस्या हो, आपके मस्तिष्क में कोई भी प्रश्न हो, तो आप कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए उपलब्ध हैं। धन्यवाद।